रेशमी अपने सीनियर के सामने खड़ी थी। रेशमी के चेहरे पर पसीने की बूंदें निकलने लगी थीं। उसकी आंखों में आशा, निराशा और खौफ का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह एक ऐसे चौराहे पर खड़ी थी जहां से वह आगे जाती तो अपने पति के प्रति उसके आज तक के दिए गए त्याग और बलिदान पल भर में दफन हो जाएंगे। और वहां से यदि वो वापस लौटती है तो क्या मुंह दिखाएगी अपने परिवार वालों को, कैसे जाएगी अपने पति के सामने, वह पति जो अपनी पत्नी से किए गए वादों को पूरा करने के लिए अटूट मेहनत और जी जान से संघर्ष कर रहा था। रेशमी न चाहते हुए भी अपने पति की खातिर एयर होस्टेज की नौकरी कर ली। उसने मुंबई में ही जाकर 6 महीने की ट्रेनिंग ली थी। रेशमी अपने सीनियर के सामने खड़ी थी। उसका क्रू इंचार्ज उससे कह रहा था, यहाँ तुम्हारी नहीं मेरी मर्जी चलती है। तब रेशमी अपने सीनियर को यह बताकर समझाने की कोशिश कर रही थी कि घर पर मेरे पति हैं और एक मेरा बच्चा है, इसलिए उसके ड्यूटी के समय में वो बदलाव करें। क्रू इंचार्ज चाहता तो रेशमी के ड्यूटी का समय आसानी से उसके अनुकूल कर सकता था, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि इतनी आसानी से वह ऐसा नहीं करने वाला। हालांकि अब रेशमी के समझ में आ चुका था कि उसके सीनियर के मन में क्या चल रहा है। रेशमी बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की थी जिसके माँ बाप अच्छे खानदान से थे। कॉलेज के जीवन में रेशमी और सिद्धार्थ के संबंध बहुत अच्छे बन गए थे, क्योंकि सिद्धार्थ भी एक सीधा साधा स्वभाव का और पढ़ाई में तेज लड़का था। वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते गए और समय बीतने के साथ साथ दोनों ने जीवन भर एक दूसरे के लिए जीने का फैसला किया। शादी के लिए सिद्धार्थ के घर वालों को कोई ज़्यादा आपत्ति तो नहीं हुई, लेकिन रेशमी के माँ बाप रेशमी की शादी सिद्धार्थ से नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी उनके घर से भी बड़े घर में जाए। लेकिन कौन जानता था कि विधाता ने रेशमी के भाग्य ऐसे परिवार में जाना लिख दिया है जहां सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी ही थी। रेशमी ने जब पहली बार सिद्धार्थ के बारे में अपनी माँ से बताया था तो उसकी माँ ने समझाते हुए कहा कि तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उस लड़के से हो जो एक शरीफ खानदान के होने के साथ साथ किसी न किसी अच्छे पोस्ट पर काम कर रहा हो और उसका परिवार हमारे परिवार से बड़ा हो। पहले तो माँ की बात सुनकर रेशमी नर्वस हो गई, फिर बाद में उसने अपने माता पिता को बहुत समझाया था कि सिद्धार्थ को मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ, वह आगे चलकर किसी न किसी बड़े ओहदे पर ही काम करेगा। आखिर जो होना था वही हुआ। रेशमी और उसके पिता की अपनी अपनी जिद के कारण रेशमी को हमेशा के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा। रेशमी और सिद्धार्थ कोर्ट मैरिज करने के बाद निकल पड़े उस शहर में जहां वो अपने सपनों के दीप जला सके। सिद्धार्थ और रेशमी ट्रेन में अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे और ट्रेन अपने निर्धारित समय से मुंबई के लिए रवाना हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे को बड़े गौर से देखा और फिर दोनों गुम हो गए अपने सपनों की दुनिया में। ट्रेन चलती जा रही थी, शाम होने वाली थी। अचानक किसी के गीत गाने की आवाज़ आने लगी। वह गाना एक औरत गा रही थी। आवाज़ सुनते ही सिद्धार्थ और रेशमी ने उस औरत की तरफ देखा तो वह एक आदमी को सहारा देते हुए हाथ पकड़े आगे आगे चल रही थी और आदमी उसके पीछे पीछे चल रहा था और वह खुद गीत गा रही थी। नज़दीक आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि जिस आदमी का हाथ पकड़कर वह आगे चल रही थी वह अंधा था और वह उसका पति था। एक बार फिर रेशमी और सिद्धार्थ ने एक दूसरे को बड़े रोमांचक भाव से देखा। यह देखने के बाद रेशमी सोचने लगी कि जहां एक पति अपने पति की सुरक्षा, उसकी देखभाल और जीवन की परवरिश का संकल्प लेता है, वहीं ईश्वर की यह कैसी विडंबना है। ऐसी दुखद परिस्थिति में भी एक औरत अपने पति को साथ लेकर जीवन की लड़ाई लड़ रही है। इस घटना को देखने के बाद रेशमी का आत्मबल और मजबूत बन गया। रात हो चुकी थी, ट्रेन अपनी रफ्तार में थी। सिद्धार्थ और रेशमी दोनों सो गए। अचानक रात 2 बजे जब रेशमी की आंखें खुलीं तो उसने देखा कि उनका एक बैग गायब है। वो अफरा तफरी में इधर उधर बैग ढूंढने लगी। रेशमी के हलचल और गतिविधियों के कारण सिद्धार्थ की भी नींद खुल गई। उसके पूछने पर रेशमी ने बताया कि उनका एक बैग गायब है। लगभग 4 घंटे में वो मुंबई पहुंचने वाले थे। उनके इधर उधर बैग ढूंढने की वजह से अगल बगल के मुसाफिर भी जग चुके थे। उन सभी ने भी बैग को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वह बैग मिलने वाला कहाँ। रेशमी के आंखों से आंसू गिरने लगे। यह सब देख सिद्धार्थ अपने आप को कोसने लगा और रेशमी से बोला,
यह सब मेरे कारण ही हुआ, मुझे माफ कर दो रेशमी। लेकिन रेशमी चुपचाप सिद्धार्थ की बातों को सुनते हुए धीरे धीरे सिद्धार्थ के पास सिमट गई। दोनों गमों के सागर में डूबने लगे, क्योंकि उस बैग में रेशमी के सभी महंगे गहने रखे हुए थे और जो कुछ हल्के फुल्के गहने थे उसे उसने अपने अंगों पर पहन रखा था। वह दोनों ऐसे बैठे हुए थे जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है। अपनी सामान की रक्षा खुद करें, कभी भी आपका सामान गायब हो सकता है, अपने सामान से सावधान रहें। ये आवाज़ ट्रेन के उस डिब्बे में से आ रही थी जिस डिब्बे में सिद्धार्थ और रेशमी बैठे हुए थे। रेशमी और सिद्धार्थ जगे जरूर थे, लेकिन उनको ये आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे सपनों में कहीं से आवाज़ सुन रहे हों। धीरे धीरे आवाज़ स्पष्ट होती गई। यह आवाज़ थी रेलवे पुलिस की, जो डब्बे में घूम घूम के लोगों को सावधान कर रहे थे। देखते देखते यह पुलिस वाले रेशमी और सिद्धार्थ के पास आ गए। अचानक रेशमी और सिद्धार्थ की आंखें खुलीं तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन लोगों ने देखा कि पुलिस वाले के साथ एक आदमी आ रहा है। उस आदमी के हाथ में एक बैग था। उसने उस बैग को रेशमी के पास लाकर रख दिया। यह सब देखते ही रेशमी और सिद्धार्थ दोनों जैसे सपनों से जगे हों और दोनों ने एक ही साथ आवाज़ दिया, यह हमारा बैग है। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि इन दोनों का बैग मिल गया। कुछ मिनटों के बाद स्टेशन आ गया। दोनों ने मुंबई की सुबह देखी। दरअसल सिद्धार्थ का एक दूर का रिश्तेदार मुंबई में रहता था और उसी ने उन लोगों को मुंबई बुलाया था। सिद्धार्थ के दोस्त ने चाल के एक रूम में रहने की व्यवस्था कर दी। इन दोनों के सामने वहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि सिद्धार्थ यदि नौकरी करता है तो उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। ऐसी स्थिति में रेशमी ने हार नहीं मानी और एयर होस्टेज की ट्रेनिंग लेकर एक प्राइवेट एयरवेज में नौकरी कर ली। काम धीरे धीरे चलने लगा था। रेशमी के अनुसार वह नौकरी उसके लिए नहीं थी, लेकिन सामने पति की पढ़ाई थी, इसलिए वह नौकरी उसे करना पड़ा था। सिद्धार्थ ने एक बार परीक्षा भी दिया था, लेकिन बाद में यह अफवाह उठी कि वह पेपर लीक हो गया है। रेशमी उदास थी, क्योंकि अभी कुछ दिन और नौकरी करनी पड़ेगी। सिद्धार्थ ने रेशमी को विश्वास दिलाया था कि वह अधिक नंबरों से पास होगा, इसलिए रेशमी को यह विश्वास था यदि एग्जाम हुआ तो सिद्धार्थ के अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से पेपर लीक हो गया था। तभी उन दिनों रेशमी अपनी ड्यूटी पर देर से पहुंची। वैसे इसके पहले भी उसके कई बार ऐसे देर से पहुंचने के कारण उसके इंचार्ज की नज़र उस पर टिक गई थी। उसने रेशमी को केबिन में बुलाया और बोला कि तुम्हारे इस तरह के रवैये को मैं कितने दिन संभालूं। रेशमी उससे रिक्वेस्ट करने लगी थी कि अब दोबारा ऐसा गलती नहीं होगी। इसके बाद भी उसका इंचार्ज उस पर दबाव डालने लगा था। उसने रेशमी से कहा था कि मैं तुम्हें कितनी बार संभालूं, क्या तुम मुझे एक बार भी संभालोगी। रेशमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे, क्योंकि वह समझ गई थी कि मेरे प्रति इसकी नीयत ठीक नहीं है। रेशमी ने अपने इंचार्ज से कहा कि ठीक है, मुझे कुछ समय दो। यह कहकर वह कैबिन से बाहर चली गई। रेशमी मजबूर थी। उसके सामने उसके पति की पढ़ाई और छोटे बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी थी। यदि वह नौकरी छोड़ती है और दूसरी जगह काम के लिए अप्लाई करती है तो हो सकता है काम मिलने में देर हो जाए। उसके सामने एक पहाड़ जैसा प्रश्न खड़ा हो गया था। कुछ समय के बाद वह फिर वहीं जाती है जहां उसका इंचार्ज बैठा है। वह समझ जाता है कि रेशमी यहाँ काम करने के लिए तैयार है। इंचार्ज ने 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। रेशमी वहाँ गुमसुम बैठी थी। वह अभी भी कुछ सोच रही थी। इंचार्ज रेशमी के पास जाने लगता है। ऐसे में रेशमी की घबराहट बढ़ना लाजिम था। तभी रेशमी के फ़ोन पर घंटी बजती है। वह फ़ोन उसके पति सिद्धार्थ का होता है। वह और भी घबरा जाती है। फ़ोन में आवाज़ आती है, हेलो रेशमी, मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसके लीक होने का झूठा अफवाह था। उसका रिज़ल्ट आ चुका है। मैं अच्छे रैंक से पास हो गया हूँ। इतना सुनते ही रेशमी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान। देखते देखते वह ऑफिस से बाहर निकल गई और उसका इंचार्ज देखते रह गया। प्रिय मित्रों, रेशमी और सिद्धार्थ के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।